क्वेश्चन का नाम है एक्सटॉल कैपलान की रिवीजन किट का। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट देखें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। ए रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसओसीआई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सी रिक्वायरमेंट जो है ये है ईपीएस अर्निंग पर शेयर IAS 33। जब हम पढ़ लेंगे तब हम सी रिक्वायरमेंट 5 मार्क्स से सॉल्व कर सकेंगे। टिल नाउ अभी हम जो है वो फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, तो हम ए और बी रिक्वायरमेंट पे इसको डन करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमने देख ली है। अब हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके आगे नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 लिखा हुआ है। नजर आ रहा है? जी। पहला नोट सबसे इजी नोट है इस क्वेश्चन के अंदर। IAS 16 के बगैर हमें पता है कि F7 का पेपर नहीं बनता, लेकिन IAS 16 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो ये जरूरी नहीं है। IAS 16 कभी कभी एग्जामिनर इजी हल्का भी कर लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है। अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पढ़ेंगे जरा, शाबाश। नोट 1 में क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिशिएट एट 12% per annum। बस सिंपल इज दैट के प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो डेप्रिशिएट होता है 12.5% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, और जितना भी अमोर्टाइज कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है? यू बॉट अ प्लांट, यू सोल्ड अ प्लांट, नथिंग। कोई रिवैल्यूएशन है, नथिंग। तो इस क्वेश्चन ये जब आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इतना आसान कैसे हो सकता है? तो भाई हो सकता है ना, आपको क्या मसला है? एग्जामिनर मुश्किल काम दे जब हमें मसला, एग्जामिनर आसान कर दे जब हमें मसला, तो खुश नहीं है हमारी कौम। तो खैर है, क्या कर सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट? 155,500, 43,500 accumulate depreciation, no addition, no disposal, no revaluation, 12.5% is my depreciation। क्या आएगा? 14,000। 14,000। ठीक हो जी। गया, सही है, बिल्कुल सही है। ये तो एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस कहाँ जाता है? एसओसीआई में, इनकम स्टेटमेंट में, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, ये क्वेश्चन ने बताया है। अगर मैं आपसे पूछूं एसएफपी की बात करोगे तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। तो 155,500 था, 43,500 ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है, और इस साल 14,000 का हमने मजीद डेप्रिशिएट किया है। तो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? मैथ्स कर लेते हैं। 8,000 लग रही है मुझे। तो हमने नोट 1 देखा, हमने इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट भी बता दिया और एसएफपी का एक्सट्रैक्ट भी बता दिया कि नोट 1 के दो इम्पैक्ट, एक एसएफपी और एक एसओसीआई में किस तरह से जाएगा। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट नोट 2। ये नोट 1 कॉपी हो गया तो बताइएगा जरूर। हो गया। हो गया। ओके। रिक्वायरमेंट 2, IAS 32, 39, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा है उससे डील करेगा। कैसे पता चला मुझे? देखो लिखा हुआ है वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड है। वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेबल लोन। कन्वर्टेबल लोन नोट। तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि कन्वर्टेबल में कितने काम करने होते हैं? 2-3 काम होते हैं, मेहनत होती है थोड़ी ना। इसमें पहले इक्विटी का जी। पोर्शन अलग करते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग करते हैं, और जब लायबिलिटी आ जाती है तो फिर ईयर एंड के ऊपर लायबिलिटी जो वर्किंग है वो कर लेते हैं। बता रहे कुछ ऐसा ही। जी। अब 1 अप्रैल ईयर एंड क्या है मेरा क्वेश्चन में? देखो, ईयर एंड इज 31 मार्च, तो 1 अप्रैल मतलब साल के पहले दिन। यही हमने एक बार जो एग्जांपल की थी उसमें भी ऐसा ही था, साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल इसने इशू किया है 50 मिलियन। अब मैं मिलियन नहीं, मैं तो 3 जीरो हाइड करता हूँ ना। 50 मिलियन का कन्वर्टेबल लोन नोट, और मुझे पता है कि इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी भी होगी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी होगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज जो है वो क्या होता है? रेजिडुअल पार्ट। और फाइनेंस लायबिलिटी निकालने का मैंने फॉर्मेट या तरीका क्या बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज
इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ऐसा ही था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी कैश फ्लोज इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और जो इसकी डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंटिंग करना, और इसकी डिस्काउंटिंग जो करेंगे वो कौन से रेट पे करेंगे, नॉमिनल यानी कूपन रेट पे के इफेक्टिव रेट पे। इफेक्टिव रेट पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफेक्टिव रेट पे। कहता है भाई कि ये लोन नोट है और ये इसमें दो ऑप्शन है, कन्वर्टेबल बोलते ही उसका दो ऑप्शन हो, या तो वो कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में या फिर जो है वो लोन में, कहीं ना कहीं ऑप्शन है, ठीक है। अब दो परसेंटेज, एक 5% और एक 8%, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी परसेंटेज जो है वो नॉमिनल की है और कौन सी जो है वो कूपन है, सॉरी कूपन कौन सी है और कौन सी जो है वो इफेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव परसेंटेज हमेशा जो है वो क्या होती है, ओरिजिनल से ज्यादा। तो ये ज्यादा। 5% है इसको मैं क्या बोलूंगा, इफेक्टिव, और ये जो 5% है इसको मैं क्या बोलूंगा, कूपन। कूपन। बात समझ आ रही है। जी। ईयर 1, 2 एंड 3 कितना कैश आउटफ्लो होगा, तो भाई हमें निकालना पड़ता है। सर 50,000 का लोन है, इंटरेस्ट कितना आउटफ्लो देखना है ना, तो पहले साल हम देंगे कितना, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना देंगे, 2500, ऐसा ही आ रहा है ना, 2500। ईयर 1 पे भी इंटरेस्ट जी। दूंगा, ईयर 2 पे भी दूंगा, ईयर 3 पे भी दूंगा, 3 साल में इंटरेस्ट दूंगा, और तीसरे साल जो है ये ओरिजिनल अमाउंट भी क्या कर दूंगा। पे ऑफ कर देंगे। अब जरा इसको आगे हम लिखते हैं, जब तक आप ट्राई करें, शाबाश। अब देखिए इसके अंदर हमने बात कर ली कि पहले साल 2500 आप इंटरेस्ट दोगे, दूसरे साल 2500 दोगे, और तीसरे साल 50,000 का अमाउंट रीपे होगा और 2500 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब डिस्काउंट फैक्टर इफेक्टिव का लेना है और ये निकाला हुआ है, और ये कैसे निकालते हैं, अगर ना दिया हो तो 1+r⁴n। पहले साल का 0.93 है, फिर 0.86 है, और फिर 0.79 है, और इस टोटल को हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी, जिस दिन इशू हुआ है उस दिन की, यानी 1 अप्रैल 2003 की। मुझे इंडिविजुअल आंसर अगर आप बता सकें। सर 2325, 2325, देन 2150, 2150, 41475, और टोटल 45950। 45,950 मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई। 45,950, 50,000 में 45,950 जो है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितना हुआ, वो रेजिडुअल पार्ट होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा, ये हमने लिखा है जब हम ये 3239 पढ़ रहे थे। तो मुझे बताओ कि 50,000 में 45,950 चला गया तो कितना रह गया, 4050। 4050। ये मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया कि नहीं हो गया। जी जी। अब मैंने तो ईयर एंड पे फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालनी है ना, जो कि क्या होगा 31 मार्च 2004, और फाइनेंशियल लायबिलिटी फिर कैसे निकलती है, ईयर, क्या था फॉर्मेट याद है, जी। बॉट डाउन तो डाउन, प्लस प्लस फाइनेंस। फाइनेंस कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड। फाइनेंस कॉस्ट इफेक्टिव पे, और इंटरेस्ट पेड कूपन पे, ठीक है, और आ जाती है सीडी ना। जी। 45,950 निकाला हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट हमेशा बीडी पे लगती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, कितनी आएगी, 3676। 3676, और इंटरेस्ट पेड तो वही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो 2500 हमने निकाला हुआ था। सीडी बैलेंस जो कि हमारी एसएफपी में एक नॉन करंट लायबिलिटी बनना है, वो कितना आएगा, 47126। 47,126, 30 हाइड है,
और ये जो है ये मेरा एसओसीआई में एक्सपेंस होगा। अब देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन कौन से आंसर्स जाएंगे। ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा इक्विटी में। 3676 ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और 47126 ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लोजिंग है, ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगी। यानी इस नोट में 3 चीजें जो है वो जा रही हैं। कोई मसला? नहीं। नहीं। अभी कर लीजिएगा प्लीज। हो गया। हो गया। ठीक है, ये लायबिलिटी का पार्ट भी हो गया, हाईलाइट भी हो गया कि ये कौन सी चीज कहाँ जाएगी। वेरी गुड। इसके बाद हम क्लीन कर रहे हैं स्क्रीन और नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट नोट टैक्स का है। टैक्स है करंट ईयर टैक्स और डेफर्ड टैक्स। हम पहले ऊपर देख रहे होते ना, ये देखो ये करंट ईयर टैक्स दिया हुआ है डेबिट साइड पे, मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। और डेफर्ड टैक्स भी बीडी दिया हुआ है। मुझे आप क्या याद दिलाएंगे, जब हमने IAS 12 पढ़ा था तो करंट ईयर टैक्स कैसे करते हैं? एस्टिमेट फॉर द अंडर ईयर, ओवर। और अंडर ओवर की ये एडजस्टमेंट। अंडर ओवर दिया हुआ होता है, ट्रायल बैलेंस से मिलता है। फिर ये ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है करंट ईयर टैक्स। ये अंडर है कि ओवर है? डेबिट साइड पे दिया हुआ है। अंडर। अंडर। डेबिट साइड पे क्या बोलते हैं? अंडर बोलते हैं। जी। तो ये नहीं, आप डेबिट साइड पे इसको अंडर बोलते हैं। और एस्टिमेट फॉर द ईयर कितना था? 28,000। 28,000। और अंडर को प्लस करना है माइनस? प्लस आंसर क्या आएगा? 31,200। ये मेरा एसओसीआई एक्सपेंस है और ये जो है ये मेरी SOFP में करंट लायबिलिटी। एसेट में करंट लायबिलिटी है। दोनों आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिए करंट ईयर टैक्स के, येलो से हाईलाइट भी कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट साइड पे है तो लायबिलिटी है, बीडी गिवन है। और नीचे नोट में कहता है कि एट द डेट 31 मार्च डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाज असेस्ड एट कितनी? 83। 83। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सीधा सीधा इंक्रीज इन DTL आ गया कितने से? 3700 से। 3700 से। आपको ये याद हो, इंक्रीज इन DTL SOCI में एक्सपेंस होता है और ये जो CD है ये SFP में नॉन करंट लायबिलिटी होती है। येलो हम फिर ले लेंगे। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। कोई इशू है इस नोट के अंदर तो बताइएगा प्लीज। नहीं। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। ओके। अब जो नेक्स्ट नोट है वो है अर्निंग पर शेयर का, EPS का। उसको हमने नहीं छेड़ना अभी। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि EPS हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स हैं, शेयर प्रीमियम का एक बैलेंस है जिसमें राइट शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू कुछ दी हुई है कंपनी ने, यानी राइट शेयर्स इशू किए हैं। राइट शेयर्स इशू कैसे करते हैं ये F3 में आपने देखा है, उसको हम दोबारा करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले हमने जो अभी नोट्स सॉल्व किए हैं इसके बाद हम बनाते हैं SOCI, क्योंकि शेयर्स इशूएंस का या डिविडेंड का इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो द नंबर ऑफ शेयर्स इशू, राइट शेयर इशू हुए, इसको इग्नोर भी कर दो तब भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ एनी एक्सपेंस। तो सिंपल हम इसकी SOCI बना सकते हैं।
अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना है? 30 हाइट है ना। 490,000। कोई एडजस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, कोई नोट है इसका? हमने सॉल्व किया है? नहीं किया, राइट। जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी गिवन है? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इसका मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कोई हमने ऐसा नोट सॉल्व किया है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ ऐड या लेस हो रहा हो? जी, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन वाला कितना ऐड हुआ था फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन का? 14,000, राइट। आंसर बताइए प्लीज। 304,600. ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट? 185,400. ओके, इसके बाद हेडिंग जो फॉर्मेट की हैं वो क्या होती हैं? एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से हेडिंग है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी आप कह लो एडमिन एक्सपेंस, और एडमिन और ऑपरेटिंग एक ही चीज है, कोई इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है ये? 70,000। 70,300। क्या क्वेश्चन में और कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या ले लेंगे? फाइनेंस कॉस्ट कितनी गिवन है? कोई फाइनेंस कॉस्ट गिवन है क्या? देखो 900 का ऑलरेडी एक कोई बैंक इंटरेस्ट है, यानी बैंक से लोन शोन चल रहा होगा, उसका इंटरेस्ट 900 दिया हुआ है। और आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो नोट सॉल्व किया था, उसके अंदर हमने कितना निकाला था, वर्किंग की थी, और मैंने येलो से हाईलाइट भी किया था। 36, 3676। 36 सही है। जी। तो टोटल कितना हो गया फाइनेंस कॉस्ट का? 4,576. 457। अब जो आंसर आएगा इसका हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, कितना? 110524। 110। 524। ओके, और टैक्स हमने दो निकाले थे, एक डेफर्ड टैक्स और एक करंट ईयर टैक्स, मुझे बता सकते हैं? टोटल बनेगा 34,900 टैक्स का। जी, आपका भी यही है। जी. ठीक है, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना आया? 75,624। बात क्लियर है। इसमें ओसीआई वगैरह कुछ भी नहीं बना। वाई? क्योंकि यहाँ पे कोई रिवेल्यूशन सर थी ही नहीं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की एसओसीआई बन चुकी है। इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम एसएफपी बनाएंगे और देखेंगे क्या टाई होती है कि नहीं।